अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है। तो वो काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ और सिविल सर्वेंट्स के साथ। तो सेंटर के लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर है और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। जबकि स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर है, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर हैं और सिविल सर्वेंट्स हैं। सिविल सर्वेंट्स में आईएएस आईपीएस अफसर वगैरह आते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट हैं, यानी कंट्री के हेड है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर 5 years, 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। और ही इज इलेक्टेड बाय एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और कैसे होता है? बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो कौन कौन इलेक्ट करेगा? एमपीज एंड एमएलए, और बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा। अब हम करते हैं प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करेंगे? लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। अभी इलेक्शन हुए हैं, जो पार्टी जीती है, फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी जीती है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? जो जीती हुई पार्टी है उनके नेता हैं, यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी हैं। और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसकी सलाह से? प्राइम मिनिस्टर की सलाह से। तो हु इज यूजुअली द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी? लीडर के मेजोरिटी पार्टी हो वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह से ही बाकी मिनिस्टर्स बनेंगे, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सलाह से प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। फिर दूसरा है एसेंट टू बिल्स। तो प्रेसिडेंट जो है, जो भी कानून लाए जाते हैं, जो लेजिस्लेचर में लाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो भी वहां से पास होते हैं बिल, वो क्या होता है, या हम ये कहें कि पार्लियामेंट जो बिल पास करती है उन पे प्रेसिडेंट को साइन करना होता है। बिना साइन के वो लॉ बनेगा नहीं। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिटर्न ए बिल एक्सेप्ट मनी बिल्स। तो इसका मतलब मनी बिल्स पे तो साइन करना ही करना है, लेकिन जो दूसरे कोई ऐसा बिल है या जो ऐसा कोई लॉ है जिस जो कि प्रेसिडेंट को लगता है कि रिकंसीडर करना चाहिए, तो वो वापस भेज सकते हैं। अब क्या है, मान लो उन्हें लगे कि इस कानून में कुछ कमियां हैं, या उनके कुछ अपने सुझाव हो सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कुछ भी, तो वो अपने सुझाव देकर दोबारा रिकंसीडर करने के लिए भेज सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जब ऐसा किया जाता है तब क्या होता है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस के लिए कौन है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हु शैल इज इंपॉर्टेंट, मतलब मैंडेटरी है कि वो उनकी एडवाइस को मानेंगे। टू एक्सरसाइज दिस फंक्शन, मतलब जो भी प्रेसिडेंट काम करेंगे, एड और एडवाइस किसकी होगी? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और वो बाउंड है किससे? एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइसेस, उनको ऐसी एडवाइजेस को मानना पड़ेगा। दूसरा, ये था 74 का आर्टिकल। 78 में प्रोवाइड किया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसी लॉ को रिकंसीडर करने के लिए भेज सकते हैं। तो अब रिकंसिडर, जैसे उन्होंने अपने सुझाव दिए और भेजा, तो क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो उस एडवाइस को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। मान के दोबारा बिल पेश करेंगे या नहीं मान के बिल को पेश करेंगे। दोनों स्थितियों में प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइजेस रेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। तो उसके बाद प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, चाहे
प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने एडवाइस को या ना माने। तो इनसे डिस्कशन से हमें ये समझ में आता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी पावर्स बहुत कम है ना। इसीलिए उनको कभी कभी सेरेमोनियल हेड कह देते हैं और कभी उनको कह देते हैं रबर स्टैम्प कह देते हैं। ठीक है। तो ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स थी किसकी, प्रेसिडेंट की। अब रिमूवल, अगर रिमूवल जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस से होता है, कैन बी इनिशिएटेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हो सकता है। अगर दोनों उसको इम्पीचमेंट को 2/3 मेजोरिटी से वोट करके पास कर दे तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये पावर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए एक एक करके जानते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड फॉर ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का राइट प्रेसिडेंट को है। राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। वो जानकारी सारी ले सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऐसी जानकारी देनी पड़ती है। दूसरा, the president often writes to the prime minister and expresses his views on matters of confronting the country। अगर कंट्री में कुछ ऐसे कुछ हो रहा है जिसके लिए कि प्रेसिडेंट को अपने व्यूज देने हैं या अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलके बताना है चाहे लिख कर बताना है, वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है, अगर कोई बिल आया है प्रेसिडेंट के पास तो वो बिल को वापस कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। किसको, प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो वैसे तो प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मर्जी है कि वो उन जो इन्होंने इश्यूज उठाए हैं उनको माने या ना माने। अब हो सकता है कि कोई ऐसा बिल लाए हो, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लाए हो जो कि देश के हित में ऐसा प्रेसिडेंट सोचते हैं कि नहीं है, या उनमें कुछ कमियां हैं, या उनके अपने कोई सुझाव हैं। तो ऐसा वो सुझाव देकर रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं। अब कहने को तो है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको इग्नोर कर सकते हैं, पर जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो बहुत सम्मानजनक है, सबसे ऊंचा पद है। तो ऐसे केसों में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनकी एडवाइस को कंसीडर करते हैं। और ऐसे कई बार हुआ है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने कई बार ऐसे बिलों को वापस किया है, रिकंसीडर करने को कहा है, और उनके सुझावों को मानकर अमेंडमेंट्स लाए गए हैं और अमेंडमेंट्स ला के बिल पास हुए हैं। ऐसे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हैं, उन वो भी ऐसे ही उन्होंने अपने सुझाव देके रिकंसीडर करने के लिए भेजा था और उनके कुछ सुझावों को माना भी गया था। इस तरह से जो ये वाली पावर है, प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और टू रिकंसीडर दिस ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, वीटो पावर। अब वीटो पावर का मतलब ये है कि अगर आप जानते हैं कि लेजिस्लेचर जो कानून पास करती है उसका प्रेसिडेंट का मंजूर करना जरूरी है, साइन जरूरी है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उसको रोक ले या साइन करने से इनकार कर दे। लेकिन मनी बिल्स को तो नहीं इनकार कर सकते, वो तो उनको साइन करने ही पड़ते हैं। लेकिन बाकियों को वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं, विद होल्ड भी कर सकते हैं। और कई बार प्रेसिडेंट जो है वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं। पॉकेट वीटो क्या है कि ना हाँ करेंगे ना करेंगे, ना ये साइन भी नहीं करेंगे, अपने पास रख लेंगे। इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। ज्ञानी जैल सिंह ने, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल किया। 1986 में एक बिल आया था, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, उसको उन्होंने अपने पास रख लिया, वापस नहीं किया, ना साइन की। और जब नए प्रेसिडेंट आए वेंकट रमन, तो उन्होंने फिर रिकंसीडर करने के लिए इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया, लेकिन तब तक सरकार बदल चुकी थी, तो इसलिए ये वाला बिल कभी पास नहीं हुआ। तो ये वीटो पावर जो प्रेसिडेंट की है ये बहुत पावरफुल है।
एक जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है इफ नो लीडर गेट्स मेजोरिटी। अब कोalitions होते हैं 1989 से 1998, 1989 टू 98। ये इंस्टेबिलिटी का पीरियड था, कोalition थी, किसी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में जब ऐसा होता है कि किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिल रही है, तो कोई पार्टी कहेगी कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम मेजोरिटी प्रूव करेंगे, दूसरा कहेगा कि हम करेंगे। तो ऐसे में प्रेसिडेंट को अपनी विजडम यूज करनी होती है और देखना होता है कि किस पार्टी को बुलाकर वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। तो ऐसा ही एक बार हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी 1986 में बीजेपी में थे और उनको सिर्फ 221 सीटें मिली थी, 251 सीटें मिली थी और 21 शॉर्ट थी। उन्होंने क्लेम किया था कि हम बना सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। तो उस समय वेंकट रमन थे प्रेसिडेंट। उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, आप सारे डॉक्यूमेंट फर्निश करो जो आपके क्लेम को सपोर्ट करें कि आपके पास एमएलएस की पूरी सपोर्ट है। और उसके साथ ही जब आप शपथ ग्रहण कर लेंगे तो उसके बाद आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सिक्योर करना पड़ेगा। तो ये पावर जो है बहुत पावरफुल है प्रेसिडेंट के पास। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर में या मेजॉरिटी में है, काउंसिलर, तब तक वो गवर्नमेंट में रह सकते हैं। अगर कोalition चल रही है, कोई पार्टी अपना हाथ खींच ले तो गवर्नमेंट गिर सकती है। तो ऐसे में सिर्फ प्रेसिडेंट ही है जिसके टर्म 6 years की है, वही कंट्री को स्टेबिलिटी दिला सकते हैं। और अब हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, उनके क्या पावर्स हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे देश के, वो राज्यसभा में जो है चेयरमैन का कार्य करते हैं। तो जो भी वहां पर मेंबर्स हैं, जब भी राज्यसभा का सेशन होता है, उसमें ऑर्डर मेंटेन करना यानी कि डिसिप्लिन बनाए रखना, एंड ensuring रूल्स आर फॉलोड ड्यूरिंग डिबेट्स, मतलब जिस समय बहस होती है उस समय रूल्स फॉलो किए जाए। कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ ए टाई इन राज्यसभा, कोई बिल पास हो रहा है लेकिन उसमें मान लीजिए 50-50 आ रहा है हाँ या ना में, तो अपना वो वोट देके उस टाई को तोड़ देते हैं और बिल को पास कर देते हैं। एडवाइजरी रोल है, हालांकि कोई फॉर्मल उनका रोल नहीं है एग्जीक्यूटिव में, लेकिन दे मे प्रोवाइड, मे है, शेल नहीं है, दे मे प्रोवाइड काउंसिल टू प्रेसिडेंट, अगर चाहें प्रेसिडेंट तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो साथ दे सकते हैं। सक्सेशन है, वाइस प्रेसिडेंट इज सेकेंड लाइन ऑफ सक्सेशन टू प्रेसिडेंसी, यानी कि जिस समय प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, इम्पीचमेंट से रिमूव कर दिया जाए या उनकी डेथ हो जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं एज प्रेसिडेंट जब तक कि नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना हो जाए। एजुकेशन और कल्चरल प्रमोशंस, तो एजुकेशन और कल्चरल प्रमोशन के लिए वो काम करते हैं ताकि हमारे देश की एजुकेशन और कल्चरल डाइवर्सिटीज है उसके बारे में बात किया जा सके या उसको दिखाया जा सके। कई कमेटी के वो मेंबर्स भी हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने किया प्रेसिडेंट की पावर्स और वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और अगला वीडियो हमारा होगा प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू।